हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स सुधार। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग फिजिक्स चैप्टर 1 का एक वन शॉट डिटेल डिस्क्रिप्शन करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की हाईलाइट में हमारा फुल चैप्टर रिवीजन फॉर 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन होगा। ओके, 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन इट्स रियली नियर, डेट शीट ऑलरेडी आ चुकी है। आई होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग विद फुल एफर्ट। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और ट्रिक तो डिस्कस ही होगा। जिन टॉपिक पे मैंने एस्ट्रिक साइन ऐसे रेड कलर का बनाया वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, और ऑब्वियसली मैं कोई एक ऐसा जादुई टॉपिक नहीं बताने वाला जो पेपर में आएगा। आई विल बी डिस्कसिंग 3 to 4 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसमें से कोई एक टॉपिक इन टर्म ऑफ न्यूमेरिकल, इन टर्म ऑफ डेरिवेशन और बोथ आएगा ज़रूर। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस वीडियो का एक कंप्लीट लेक्चर मैं व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड कर दूंगा, सो चेक इट आउट फ्रॉम देयर, डाउनलोड the PDF, make a note of it and prepare for your board examination. WhatsApp channel का link will be in the description of this video and in the YouTube channel. So go check it out also. And yeah, like always, subscribe, like, share. I'll really appreciate. Let's start. ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो उसको डिफाइन कर लेंगे ऑब्वियसली। इलेक्ट्रिक चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की। ओके, तो मैटर पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उनकी ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रिंसिक? इंट्रिंसिक का मतलब होता है बेसिक नेचर। लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म का डीएनए होता है, इनकोडेड होता है उसके एग्जिस्टेंस के साथ। इसी तरीके से फंडामेंटल पार्टिकल के एग्जिस्टेंस के साथ अगर वो चार्ज पार्टिकल हैं तो उनके अंदर ये एक इंट्रिंसिक इनकोडेड प्रॉपर्टी होती है जो उनके एग्जिस्टेंस के साथ ही उनमें रहती है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी अ पार्टिकल कैन एक्सपीरियंस एंड प्रोड्यूस, दोनों, वो एक्सपीरियंस भी कर सकता है और वो प्रोड्यूस भी कर सकता है। क्या? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। यहाँ इफेक्ट का मतलब है कि वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकता है, या फिर उसमें रखे हुए चार्ज, उस फील्ड में रखे हुए चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ हमारे चैप्टर में, इस चैप्टर में और आगे के कुछ चैप्टर्स में डिस्कस है कि कैसे वो एक्सपीरियंस एंड प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, मगर ये कर सकते हैं। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज की, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जिसके वजह से वो एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं एंड साथ ही प्रोड्यूस भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेज एंड फील्ड्स, ये सारी चीज़ें। ओके, नाउ इसमें चार्ज का हमें पता है दो होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इसका कंसेप्ट जो है वो फ्रैंकलिन ने दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ओके, ये भी ध्यान में रखना है। अब एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो कूलाम इसकी एसआई यूनिट होती है। ओके, कैपिटल सी में लिखा जाता है, ये स्मॉल सी नहीं, कैपिटल सी में इसको मेंशन किया जाता है एसआई यूनिट। इसके अलावा माइक्रो कूलाम काफ़ी ज़्यादा हमें न्यूमेरिकल्स में दिखेगा। माइक्रो की जनरल मीनिंग 10⁻⁻6 होती है, तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। इन केस अगर एम दिख गया तो वो मिली कूलाम होता है, 10⁻⁻3। तो ये दो बेसिक डेटा है, वो भी हम ध्यान में रखेंगे। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। उसकी कुछ इंपॉर्टेंट तीन प्रॉपर्टी हैं, उस पर भी अब बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस में जो पहली प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। व्हाट डू यू मीन बाय एडिटिविटी ऑफ चार्ज? चार्ज ऐड कैसे होता है, उसका क्या रूल है ऐड करने का? तो अगर वेक्टर होता तो वेक्टर के लॉ को हम फॉलो करते। चार्ज वेक्टर होता ही नहीं, ऑब्वियसली कोई सेंस ही नहीं है डायरेक्शन का। चार्ज जो होते हैं वो स्केलर होते हैं, और इसीलिए वो सिंपली रियल नंबर, जैसे मैथ्स में नंबर हम लोग ऐड करते हैं, बस सिंपली उस तरीके से ऐड हो जाएंगे। लाइक अगर 1 माइक्रोकूलाम है और साथ में 3 माइक्रोकूलाम है और -1 माइक्रोकूलाम है, तो ये -1 वाला कट जाएगा, वी विल गेट 3 माइक्रोकूलाम। तो सिंपली जितना भी है चार्ज उसको उठा के नेगेटिव पॉजिटिव रूल के अकॉर्डिंग, मैथ्स के सिंपल नंबर एडिशन के तरीके से वी विल सिंपली एड इट। दैट इज द एडिटिविटी ऑफ चार्ज, वेरी बेसिक। जो सेकंड है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है आइसोलेटेड सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोलेटेड सिस्टम? एक ऐसा बॉक्स इमेजिन कर लो, बॉक्स, वॉल, कमरा, एनीथिंग, जिसमें ना चार्ज अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है, जो है इसी के अंदर होना है। एनी काइंड ऑफ रिएक्शन करो, केमिकल रिएक्शन कर लो, न्यूक्लियर रिएक्शन कर लो, एटॉमिक, एनी काइंड ऑफ रिएक्शन, एनी काइंड ऑफ फिनोमिना, बस वो इसमें शर्त ये होनी चाहिए कि ना चार्ज बाहर जाएगा ना अंदर जाएगा। तो एक ऐसा ब्लॉक बना लो, तो वो ब्लॉक हमारा एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता क्या है? इसी आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल चार्ज होगा वो रिमेन कांस्टेंट या कंजर्व रहेगा, विच मीन्स चार्ज की वैल्यू जो है वो जितनी थी वो उतनी ही बनी रहेगी, नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग इनसाइड दैट बॉक्स और रूम और वट एवर इट इज। उस आइसोलेटेड सिस्टम में आप क्या कर रहे हो, चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। अगर वो फॉर एग्जाम्पल 2 कूलम है तो वो 3 नहीं होगी ना 1 होगी, कोई चेंजेस इसमें नहीं आएंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इट रिमेन कांस्टेंट। जो थर्ड हमारा है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सबसे इंपॉर्टेंट भी प्रॉपर्टी है, न्यूमेरिकल में ये हेल्प करेगी, तो आई कैन मार्क इट इंपॉर्टेंट। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटम वर्ड का मीनिंग होता है डिस्क्रीट चंक्स, मतलब
टुकड़े एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं। फूड क्वांटाइज नहीं होता। आप फूड में अगर फॉर एग्जांपल बिस्किट, इफ यू आर ईटिंग अ बिस्किट, यू कैन हैव इट वन, यू कैन हैव इट टू, यू कैन हैव इट हाफ, एक और उससे छोटा पार्ट ले सकते हो, उसका पाउडर बना के उसका एक छोटा सा ग्रैन्यूल भी ले सकते हो, तो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो फूड इज़ नॉट क्वांटाइज, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक ही खाना है, दो ही खाना है, इंटीग्रल अमाउंट में खाना है। मगर चार्ज क्वांटाइज होता है। इसका मीनिंग क्या है? जो सबसे छोटा अमाउंट है वो 1 इलेक्ट्रॉन है, विच इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये सबसे मिनिमम अमाउंट है। अब इसको हम लोग 1e कहते हैं। जो चार्ज होगा वो इससे कम नहीं हो सकता, विच मीन्स 1e हो सकता है, 2e हो सकता है, और इसी तरीके के इंटीग्रल मल्टीपल में 3e, 4e, 5e, 1000 ही हो सकता है। लेकिन अगर हम चाहें कि हमें हाफ ई मिल जाए, 2/3e मिल जाए, तो इस तरीके के फ्रैक्शनल अमाउंट में चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो चार्ज कभी भी ट्रांसफर हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 5, 10, 100 इलेक्ट्रॉन इंटीग्रल अमाउंट में ही ट्रांसफर होगा। तो जो भी चार्ज होगा पॉजिटिव नेगेटिव वो Ne होगा। जहाँ पे E की वैल्यू कितनी है वो भी हम ध्यान में रखेंगे। E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बहुत ऑब्वियस सी वैल्यू है, याद भी होगी। तो चार्ज ऑन अ बॉडी एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट अमाउंट रेदर देन कॉन्टिन्यूअस वैल्यू। कॉन्टिन्यूअस वैल्यू के रूप में नहीं, बल्कि वो डिस्क्रीट अमाउंट में रहेगा। फ्रैक्शनल अमाउंट में या कोई भी आप अमाउंट चाहो उस अमाउंट में मिल जाए, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। यू कांट हैव हाफ इलेक्ट्रॉन, यू कांट हैव फ्रैक्शनल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। जो भी चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा, ध्यान में रखना है। एन इंटीजर है, दैट्स ऑल। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरह का वो चार्ज देख रहे हो। नेगेटिव, पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड में कुछ भी हो, लेकिन वो रहेगा n टाइम्स e, जहाँ पे e की वैल्यू इतनी रहेगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कूलाम लॉ। जैसे 11th में ग्रेविटेशनल लॉ न्यूटन का था, कूलाम लॉ है यहाँ पे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दोनों पॉसिबल है। ग्रेविटेशन में सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन होता है, कूलाम में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारा जो फोर्स है उसमें अट्रैक्शन भी पॉसिबल है, रिपल्शन भी पॉसिबल है, दोनों चीज़ पॉसिबल है किसी भी दो पॉइंट चार्ज के बीच में। ओके, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इट्स गिवन बाय दिस। ये हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के। वेरी सिंपल। और यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसको हम लोग कभी कभी के भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमें 1/4πε0 लिखा है, हम इसको के भी बोल सकते हैं। एंड इट विल बी इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ यूनिट। कीप इन माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये न्यूमेरिकल में एप्सिलॉन नॉट का अगर हमें यूनिट एमसीक्यू में आ जाए या किसी भी तरीके से ये कभी ना कभी फंसा सकता है। तो हमें वैल्यू ही बच्चे याद रखते हैं, यूनिट को ध्यान नहीं रखते। तो वी शुड कीप इन माइंड कि इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2। तो यूनिट का भी ध्यान रखना है। ओके, तो फॉर्मूला क्या है फोर्स का? दो चार्ज के बीच में जो कि r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। तो सिचुएशन देख लेते हैं। एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2 और दोनों के बीच की सेपरेशन है r, दैट्स ऑल। तो इसका फॉर्मूला जो इन दोनों चार्ज के बीच, दोनों के बीच का मतलब है कि Q1 के ऊपर Q2 इतना फोर्स लगाएगा और Q2 के ऊपर Q1 भी सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगा। लाइक ये दोनों एक दूसरे पे लगाएंगे, लाइक एन एक्शन रिएक्शन। ओके, तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r²। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसमें एक वैल्यू और है जो हमारे न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगी, वो है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग परमिटिविटी कहते हैं। अब ठीक है, ये बात तो सही है कि दो चार्ज के डिपेंड करेगा। चार्ज को अगर हम बदल देंगे तो फोर्स बदल जाएगा, डिस्टेंस को बदल देंगे बदल जाएगा। लेकिन एक और चीज़ है जिसको बदल देंगे तो फोर्स बदल जाएगा, और वो है मीडियम। जो इसके आसपास का मीडियम है ना, उस पर भी फोर्स डिपेंड करता है। अगर वही चार्जेस को उतनी ही दूरी पे एयर में रखें और वाटर में रखें, फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ओके, वाटर में डेटा देखें तो आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 80 टाइम्स कम हो जाता है, समथिंग लाइक दैट। तो एयर में या वैक्यूम में, वाटर में या अदर मीडियम्स में हम देखें तो चार्ज की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो मीडियम डिपेंडेंट होता है, और उसी मीडियम की जो प्रॉपर्टी होती है, कितना डिपेंड कर रहा है, वो एप्सिलॉन में इनकोडेड होती है। एयर के केस में वो जो प्रॉपर्टी होती है उसको एप्सिलॉन नॉट के टर्म में कहते हैं, जो कि हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी कह सकते हैं या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस, वैक्यूम या एयर, इसको समझ लें। इसकी वैल्यू याद रखना है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको हमें ध्यान में रखना है, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होती है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है? जैसा मैंने मेंशन किया, फोर्स अलग अलग मीडियम में अलग होता है। तो वैक्यूम में जो फोर्स है वो कुछ होगा और किसी मीडियम में जो फोर्स है वो कुछ और होगा। ठीक है, वैक्यूम में हम लोग मान लेते हैं कि परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है और मीडियम में मान लेते हैं वो एप्सिलॉन है।
ठीक है। तो जो फोर्स का रेशियो होगा वैक्यूम अपॉन में मीडियम, या फिर परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन में परमिटिविटी ऑफ एयर, या जो भी वैक्यूम है, एयर वैक्यूम एक ही चीज़ हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली सेम है। तो फोर्स का रेशियो वैक्यूम अपॉन मीडियम में या परमिटिविटी का मीडियम अपॉन में वैक्यूम में, ये जो रेशियो होता है इसी रेशियो को हम लोग एप्सिलॉन आर या के कहते हैं, जिसको डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कहेंगे। तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बेसिकली फोर्स का रेशियो होता है वैक्यूम में डिवाइडेड बाय मीडियम में। तो ये भी हमारे लिए काम का है। ओके, न्यूमेरिकल में अगेन इसमें भी कभी कभी क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन इससे भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम लॉ। अब फोर्स है, फोर्स नो मैटर वो किस तरीके का हो, वेदर इट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एनी अदर टाइप ऑफ फोर्स, होगा तो वो वेक्टर ही, और वेक्टर अगर है तो डायरेक्शन भी होगी। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो अगर हम लोग ये चार्ज एक बनाया है Q1 और एक दूसरा चार्ज बनाया है Q2, तो जो फोर्स लगेगा वो इनके लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगेगा। तो अगर ये दोनों सेम चार्ज हैं तो रिपल्सिव फोर्स होगा, Q1 अगर पॉजिटिव है और Q2 दोनों ही पॉजिटिव हैं तो ये रिपल्सिव फोर्स होगा। तो Q2 पे जो फोर्स लगेगा वो Q1 से अवे लगेगा, मतलब इस डायरेक्शन में लगेगा इसी लाइन के अलोंग, जो ये लाइन है। और इसी तरीके से Q1 के ऊपर कितना, Q2 के ऊपर फोर्स हमने जैसे बताया, Q1 जो लगाएगा वो इससे अवे लगाएगा, इसी तरीके से Q2 Q1 के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो भी अवे की, मतलब अब उससे दूर की डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। अगर यहाँ पे से दो में से एक अट्रैक्टिव नेगेटिव हो जाए तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा, नेगेटिव इन सेंस एक ये नेगेटिव हो जाए एक पॉजिटिव हो जाए, तब क्या होगा, Q1 को Q2 अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तब फोर्स इधर की तरफ लगेगा, और इसी तरीके से Q2 को Q1 अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो इधर की तरफ लगेगा। तो ये सिंपल सा हो गया, हमको ये बात पता होनी चाहिए। सेम चार्ज है तो अट्रैक्ट करता है, सेम चार्ज है सॉरी रिपेल करेगा, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेगा, लाइक चार्ज जो है वो रिपेल करेगा, अनलाइक अट्रैक्ट करेगा, ये बात ऑलरेडी पता है। तो जो फोर्स का फॉर्मूला है इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हम और ऐड कर दें, ये वेक्टर को लगा दे रहे हैं। ओके, तो कुल मिला के हो क्या गया, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखा, और यहाँ R कैप क्या है, ये डायरेक्शन है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि अट्रैक्टिव है रिपल्सिव है, उसी हिसाब से हम लोग देख लेंगे। आर पॉइंट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ Q1 एंड Q2, ये भी ध्यान में रखना, ये यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब अगर बहुत सारे चार्जेस वहाँ रखे हैं तो उसमें सुपरपोजिशन का भी हमें ध्यान में रखना होता है। तो नेट फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्ज। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोग बहुत जगह यूज़ करेंगे, वेव ऑप्टिक्स में भी यूज़ होता है, इस चैप्टर में यहाँ पे भी यूज़ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यूज़ होगा, न्यूमरस जगह पे जहाँ पे भी हमें वेक्टर टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस मिलते हैं उनका नेट रिजल्टेंट निकालने के लिए सुपरपोजिशन का हमें यूज़ करना होता है। और ये सिंपल यही कहता है कि अगर एक चार्ज रखा है फॉर एग्जांपल 1 Q1 और बाकी रखें 2 3 4, तो इन पे जो नेट फोर्स लगेगा वो इंडिविजुअल फोर्सेस निकाल लो, उनका वेक्टर सम कर दो, बात खत्म। तो F12 मतलब 1 पे 2 की वजह से, F13 मतलब 1 पे 3 की वजह से, F1n मतलब 1 पे n की वजह से, और इन सब का हमने क्या करना है, सिंपल वेक्टर एडिशन करना है। इसी चीज़ को हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। तो इसका डायग्राम के साथ हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। तो सपोज कर लेते हैं एक चार्ज यहाँ पे रखा है Q1, ठीक है, एक का हम लोगों ने एक्सेस बना ली, ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया। इसके ओरिजिन से, ये रहा हमारा ओरिजिन, इसके ओरिजिन से जो चार्जेस की दूरी है, ये Q2 है, ये Q3 है। Q1 पे हम लोग नेट फोर्स निकाल रहे हैं Q2 और Q3 की वजह से, तो ज़्यादा हमने चार्जेस नहीं लिए, सिर्फ 3 चार्ज हम लोग लेके चल रहे हैं। Q1 के ऊपर हमें फोर्स निकालना है, Q2 और Q3 हमारा 2 है जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। Q1 खुद पे फोर्स नहीं लगा सकता ऑब्वियसली, कोई अपने ऊपर फोर्स यहाँ पे नहीं लगाएगा। ठीक है, चार्ज अपने ऊपर एक्सर्ट नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हम लोग इनके पोजीशन वेक्टर को निकालेंगे। तो ओरिजिन से जो Q1 की पोजीशन वेक्टर उसको R1 कह दिया, इसी तरीके से ये R2 है, ये R3 है। अब हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी कि 2 से 1 के बीच की जो दूरी है वो कैसे निकालेंगे, वो R12 हो जाएगी। R12 हमारा सिंपल हो जाएगा R1 माइनस R2, ये वेक्टर अपना लगा के इतना बेसिक आइडिया होगी कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और R12 हमने एक डायरेक्शन बनाई है जो कि Q2 से Q1 के अलोंग दिखा रहा है। क्यों हमें इसकी क्या ज़रूरत है, एक्चुअली Q2 और Q1 और Q3 सब हमने सेम चार्ज माने, लाइक चार्ज माने, तो ये रिपेल करेगा। तो Q1 पे फोर्स जो Q2 लगाएगा वो ऑब्वियसली राइट साइड में लगाएगा, जिसको हमने F12 कहा है, 1 पे 2 की वजह से। ठीक है, और 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस हमें हमने कितनी मानी, R12, इस वेक्टर से हमने माना है। तो जो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए हम लोग R12 कैप का यूज़ करेंगे। सिमिलरली
1 और 3 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने r13 वेक्टर कहा है और उसकी डायरेक्शन को r13 कैप से रिप्रेजेंट करेंगे जो कि ऊपर की तरफ होगा, अगेन रिपल्सिव होगा, 3 1 को रिपेल करेगा मतलब इस तरफ। तो हमारे दो फोर्स हो गए R1 F13 एंड F12। इन्हीं का रिजल्टेंट हमारा फाइनल फोर्स है F1 जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब F12 की हम बात करें तो वो कैसे निकलेगा, 1/4πε0 Q1 Q2 और R12 उसके बीच की दूरी उसका स्क्वायर और R12 कैप, इसी तरीके से R13 स्क्वायर R13 कैप। तो हमें मिल गया F13 एंड F12, ये है F12 और ये F13। अब नेट फोर्स निकालना है तो कुछ नहीं, इसका और इसका डिपेंडिंग अपॉन कितने एंगल पे है वेक्टर सम कर देंगे, हमें इसका क्या करना है वेक्टर सम, नेट सॉल्व, ये न्यूमेरिकल में। अच्छा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हमारे लिए स्क्वायर टाइप के क्वेश्चन जिसके कॉर्नर पे चार्ज रखे होते हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर करना है, एंड ट्रायंगल टाइप के क्वेश्चन। तो ये दो तरीके के क्वेश्चन हमें जरूर करना है। और तीसरा अगर एक और प्रैक्टिस कर लें तो वो बहुत अच्छा है, लाइन ज्वाइनिंग वाला। यहाँ पे एक सिंगल लाइन है, उस पर दो चार्ज रखा है, तीसरा कहाँ रखें कि नेट फोर्स 0 हो जाए, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, तो वो जरूर प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जो कि हो जाएगा dq/dl। सिंपल, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यूनिट होगी कूलाम पर मीटर। सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, चार्ज पर यूनिट सरफेस यानी कि कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो नोट पॉइंट है वो ये है कि सरफेस वाले चार्ज डेंसिटी के केस में अगर सरफेस स्फेयर है तो उस केस में s की वैल्यू हमें 4πr² लेना है, जहाँ r रेडियस है, ये स्फेयर का सरफेस एरिया हो जाएगा। नोट करने वाली बात। वॉल्यूम के केस में जो चार्ज डेंसिटी उसको हम लोग रो कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जो कि होता है dq/dv, यानी टोटल चार्ज जो कि वॉल्यूम में पूरा स्प्रेड है पर यूनिट वॉल्यूम। तो कूलाम पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट हो जाएगी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि स्फीयर के केस में हमें लेना है वॉल्यूम 4/3 πr³। तो ये दो फॉर्मूला ऑब्वियसली याद तो होना ही चाहिए, नहीं याद है तो इसको याद रखना होगा। ओके, न्यूमेरिकल में ये बहुत हेल्प करेगा। Next, a concept of electric field. Electric field simply space around a charge in which its effect can be इन्फ्लुएंस, वो उस एरिया जहाँ पे उस चार्ज का पूरा इस इफेक्ट को हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ऑब्वियसली आंखों से नहीं दिखाई देगा, कोई भी एक चार्ज रखा है तो उसके आसपास का वो एरिया जहाँ पे कोई दूसरा चार्ज अगर आएगा तो इस चार्ज को महसूस कर सकता है। और ये कैसे महसूस कर सकेगा, कैसे इस चीज़ को ऑब्जर्व करेगा, बाय द हेल्प ऑफ कूलाम्बिक फोर्स, यानी कि जैसे ही वो करीब आएगा तो उसको उसके ऊपर डिपेंडिंग अपॉन कि वो लाइक है अनलाइक है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगेगा और वो पता चल जाएगा। तो ये फोर्स लगने से पहले एक्चुअली कंसेप्ट ये होता है कि कोई भी चार्ज अगर एक सिंगल चार्ज रखा है तो पहले से ही वो एक फील्ड पैदा कर देगा अपने आसपास। जितनी दूर जाएंगे ये फील्ड की जो क्वालिटी या इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी। ठीक है, और अब दूसरा कोई चार्ज आएगा तो इस फील्ड में जैसे ही वो दूसरा चार्ज आएगा तो इस फील्ड को वो सेंस कर सकेगा विद द हेल्प ऑफ कूलाम्बिक फोर्स। तो ये पूरी एक कंसेप्ट होता है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो लिमिट Q0 टेंडिंग टू 0, एक टेस्ट चार्ज हम लोग लेके आएंगे Q0 जो कि पहले से सोर्स चार्ज, यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात है ये हमारा सोर्स चार्ज है, हम इसी की इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल रहे हैं। ठीक है, और इसको निकालने के लिए इस पोजीशन पे एक टेस्ट चार्ज Q0 को लेके आए। इतना छोटा है कि ये Q के ऊपर कोई नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहा होगा, ये बस मैं खुद ऑब्जर्व करने आया है, ये इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इतना छोटा है। तो इसीलिए इसको कह रहे हैं लिमिट Q0 टेंडिंग टू 0। ठीक है, वैसे ये फॉर्मूले के रूप में हमें इतना ज़्यादा काम नहीं आएगा, बट अगेन कंसेप्ट को समझाने के लिए लिमिट Q0 टेंडिंग टू 0, फोर्स अपॉन में Q0, टोटल फोर्स कितना ये Q0 एक्सपीरियंस कर रहा है डिवाइड पर यूनिट Q0। मतलब अगर हम लोग फॉर्मूला वाइज देखें तो फोर्स कितना होगा 1/4πε0 Q0 अपॉन में R²। और इसको जब हम लोग Q0 से डिवाइड कर देंगे तो एक्चुअली ये Q0 खत्म हो जाएगा, और वो हो भी जाना चाहिए क्योंकि हम फील्ड निकाल रहे हैं Q के वजह से, और उसमें Q0 का कोई काम है ही नहीं, क्योंकि Q0 ना भी होता तो फील्ड तो वहाँ रहती ही। लेकिन उसको पता कैसे करें, तो पता करने के लिए हम एक बहुत छोटा सा चार्ज लेके आए, इसी स्मॉल चार्ज को टेस्ट चार्ज कहते हैं। बाद में उसी Q0 से डिवाइड कर दिया, वो खत्म भी हो गया, ऑब्वियसली उसका कोई काम है भी नहीं। हमारे डिस्क्रिप्शन में Q0 सिर्फ हेल्पिंग हैंड की तरह काम कर रहा है, फील्ड के फॉर्मूले में वो नहीं रहेगा। फील्ड के फॉर्मूले में जो चार्ज रहेगा वो चार्ज हमारा सोर्स चार्ज रहेगा जो फील्ड पैदा कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज फाइनली फॉर्मूला कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q/r। r वो दूरी है जिस दूरी पे हम फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड r कैप क्या है, वो डायरेक्शन है। तो अभी हम डायरेक्शन पे आगे बात करेंगे, पॉजिटिव से डायरेक्शन अवे होती है, नेगेटिव के टूवर्ड्स होती है। अभी हम इस सारी चीज़ों पे बात करेंगे।
अगर ढेर सारे चार्ज हैं तो अगेन जैसे सुपरपोजिशन पढ़ा था वही वही प्रिंसिपल लगा के सारे चार्जेस को ऐड करें 1/4 समेशन क्यू आई आर आई स्क्वायर आर आई कैप। तो सिंपल सा ये वेक्टर एडिशन हम सबका कर देंगे, दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब ये 4-5 डायग्राम है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के हैं। अगेन हमें ध्यान में रखना है स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड दैट नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव से निकलेगा, अगर अकेला पॉजिटिव चार्ज है तो बस निकलता हुआ बनेगा, ऑब्वियसली डम कहाँ हो रही है हमें नहीं पता। अगर नेगेटिव चार्ज है तो आ कहाँ से रही है हमें पता नहीं है, तो सारी इसके टूवर्ड्स होंगी। एक पॉजिटिव और दोनों पॉजिटिव अगर रखा है तो ये रिपल्सिव होगा, बीच में हमें नल पॉइंट काइंड ऑफ मिलेगा जहाँ पे कोई फील्ड लाइन एज सच नहीं मिलेगी। और यहाँ पे ये सारी फील्ड लाइन इस तरीके से इधर की तरफ अवे रहेंगी और इस तरीके से इधर की तरफ अवे रहेंगी, ठीक है। तो ये भी डायग्राम हमें ध्यान में रखना है। और अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा, दोनों इक्वल अमाउंट का है, हम आगे एक वर्ड बताएंगे, ये डाइपोल टाइप का भी हो सकता है। तो डाइपोल की अगर फील्ड पूछेगा, डाइपोल आगे डिस्कस करेंगे, तो यही हमें डायग्राम बनाना है, या अगर एमसीक्यू में आएगा तो इसी पे टिक करना है। माइनस से प्लस है तो माइनस से फील्ड निकलेगी प्लस की तरफ, सॉरी पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव की तरफ जाएगी, ओके। पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव की तरफ जाएगी, पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव, तो ऐसे ही ये बना हुआ है, ठीक है। पॉजिटिव से निकलेगी एंड नेगेटिव पे आके एंड होगी। तो इस तरीके का ये डायग्राम लाइक ए स्पाइडर वेब ये रहेगा। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल का। डाइपोल, डाई मतलब हमारा ऑब्वियसली 2 है और पोल से यहाँ पोलैरिटी से मतलब है चार्ज का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली 2 पॉइंट चार्ज हो, इक्वल मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, ये शर्त है, मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल एंड अपोजिट साइन के होने चाहिए। दो सेम चार्ज हैं, क्या ये डाइपोल है? ऊपर जो हमने पॉजिटिव प्लस क्यू और प्लस क्यू माना था, नो इट्स नॉट अ डाइपोल। डाइपोल के लिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। तो 2 पॉइंट चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन और कुछ दूरी पे वो सेपरेट हो, फॉर्म अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएगा। डाइपोल अगर हमने बनाया तो एक क्वांटिटी को यहाँ पे डिजाइन एक तरीके से किया गया है। डाइपोल मोमेंट काम क्या आएगा? डाइपोल मोमेंट बहुत जगह पे काम आएगा, न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा ये इजी हो जाएगा फॉर्मूले का वे लिखने का। तो जैसे मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम डिफाइन किया, जिससे बहुत सारे मोमेंटम में चेंज फोर्स को दिखाता है, उसी तरीके से डाइपोल भी कई तरीके से आगे हमें फॉर्मूलेज में हेल्प करेगा, ओके। तो डाइपोल को कैसे डिफाइन किया गया है? वेक्टर क्वांटिटी है जो कि चार्ज और उनके बीच की दूरी को दूरी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, यानी चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अब यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात है कि 2L जो है वो हम ये नहीं कर रहे हैं कि ट्वाइस द डिस्टेंस ले रहे हैं, एक्चुअली दोनों चार्ज के बीच की दूरी को ही 2L लिया जाता है। और इसका पीछे का रीजन बस इतना है कि जब हम लोग डेरिवेशन करते हैं तो L लेने पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, 2L लेने पे ईजी हो जाएगा, दैट्स ऑल। तो अगर आप इसके बीच की दूरी को L बोल रहे हो तो याद रखना तब उस केस में P इक्वल टू Q इंटू L हो जाएगा। ये आपके ऊपर फ्रीडम है, लेकिन लिया जाता है 2L, ठीक है। तो चार्ज इंटू 2L, 2L मतलब 2L यहाँ पे हमारा क्या है? डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो दोनों चार्ज के बीच की दूरी 2L है और दोनों में से किसी भी एक चार्ज का, बिकॉज इक्वल मैग्नीट्यूड का कोई भी एक चार्ज का हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। डायरेक्शन जो डाइपोल की है वो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज के अलोंग होती है, यानी कि अगर हम यहाँ पे एक डाइपोल मेंशन करें तो उसकी डायरेक्शन इसके अलोंग होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव के अलोंग होगी, ठीक है। पी से रिप्रेजेंट होता है अगेन वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ठीक है। एसआई यूनिट इसकी कूलाम मीटर होती है। इस हर की एसआई यूनिट को रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे चार्ज दिख रहा है, चार्ज हमारा कूलाम है, लेंथ हमारी मीटर हो गया, कूलाम मीटर, इसमें याद थोड़ी कुछ करना है। अब हमारा स्टार टॉपिक, अब तक तो सारे बेसिक थे। स्टार जिन पे बना हुआ है उनके डेरिवेशंस को आपको प्रैक्टिस करना है और उसके खूब सारे न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करने हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा रहेंगे, ओके। कोई गारंटी नहीं कर सकता कि यही एक टॉपिक आएगा। हम लोग 5 टॉपिक हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट देख सकते हैं, उन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं उन्हीं 5 में से एक टॉपिक ऑब्वियसली आ जाएगा। तो कभी भी इस तरीके के किसी के क्लेम में नहीं जाना है कि इस चैप्टर से बस एक ही या यही 2 टॉपिक पढ़ लो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो 2 पढ़ लो और आपका गारंटी क्वेश्चन लग जाए। एटलीस्ट 4 से 5 टॉपिक हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी इससे कभी उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेट्स लुक एट इट। डाइपोल में अच्छा सबने पढ़ा होगा कि एट एक्सियल पॉइंट, ये बहुत सुना होगा, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना है जो न्यूमेरिकल में फंसा देता है कि एक्सियल लाइन को हम लोग एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। ये चीज़ अक्सर नहीं पता होती स्टूडेंट्स को, न्यूमेरिकल में पता ही नहीं रहता तो सॉल्व कैसे करेंगे। फॉर्मूला भी याद है मगर पता ही नहीं है कि अगर एंड ऑन पोजीशन बोला है तो उसी को
एक्सियल लाइन वाला या एक्सियल वाला केस भी कहते हैं। तो इसमें डायग्राम हमारा कैसा है, ये रहा डाइपोल, एक नेगेटिव बना है, एक पॉजिटिव बना है, ठीक है। इसके बीच की दूरी को 2L कहेंगे, मिड पोजीशन एक O बना देंगे, ठीक है। मिड से हाफ पोजीशन ऑब्वियसली इतनी L हो जाएगी। जो पॉइंट हमने लिया है एंड ऑन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन पे, वो यहाँ हमने ले लिया P। तो इसमें R कौन है, मिड पॉइंट से यहाँ तक की जो दूरी है इसको हम लोग R कहेंगे, ठीक है। डेरिवेशन इसका हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके प्रैक्टिस जरूर कर लेना। हम फॉर्मूले पे बात करें तो एक्सियल का फॉर्मूला कुछ ऐसा निकल के आएगा, 1/4πε0 2PR अपॉन में R² माइनस L² का होल स्क्वायर। ये मैंने कंप्लीट लिया, लेकिन इसमें हमारे लिए ज़्यादा काम का है वो केस जब L की वैल्यू R से बहुत कम हो, मतलब ये पॉइंट कहीं दूर हो और ये L जो है वो बड़ा छोटा हो। उस केस में अगर हम बात करें तो डिनोमिनेटर में हम लोग R को L को निग्लेक्ट कर देंगे और ये R की पावर 4 होगा और एक R कट जाएगा तो हमें मिलेगा 2P अपॉन में R³, ठीक है। जो डायरेक्शन होगा वो अलोंग में डाइपोल मोमेंट के अलोंग होगा। एक्सियल वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो नेट डायरेक्शन है, नेट डायरेक्शन जो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डाइपोल की वजह से आएगी वो अलोंग डाइपोल मोमेंट होगी। और डाइपोल मोमेंट किधर होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी माइनस से प्लस, राइट साइड के अलोंग इसका नेट डायरेक्शन होगा। और ये मैंने ब्लू वेक्टर से बना रखा है, तो दैट विल बी द नेट डायरेक्शन, ओके। तो ये इसका फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला अगेन न्यूमेरिकल के लिए ज़्यादा काम का है, तो मैं इस पर स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। ये न्यूमेरिकल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा। अगर हम बात करें एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, तो इक्वेटोरियल लाइन को अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, इसको ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ठीक है। इसका ये डायग्राम है जो कि एग्जाम में बनाना ज़रूरी है इफ़ यू आर डूइंग अ डेरिवेशन। और इसका फाइनल फॉर्मूला कुछ ऐसा रहेगा, 1/4πε0 माइनस P अपॉन R² प्लस L² की पावर 3/2। यानी पिछला वाला फॉर्मूला P के अलोंग था, इसका माइनस P अपोजिट होगा, मतलब इसकी डायरेक्शन पिछले वाले से अपोजिट होगी। व्हाट डू मीन बाय इक्वेटोरियल लाइन, जिसको ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहते हैं। इक्वेटोरियल मतलब होता है दोनों डाइपोल के ठीक मिडिल पोजीशन में ये वाली एक वर्टिकल लाइन खींचो, बिल्कुल मिड से। अब इस लाइन पे कहीं पे भी आप एक पॉइंट लो, वो हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाएगा या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहलाएगा, ठीक है। मिड पोजीशन वाली लाइन पे कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो। जो मिडिल पोजीशन से वर्टिकल दूरी है इस बार वो R कहलाएगी। तो फॉर्मूले में R कौन है पता होना चाहिए, L वही है जो पिछली बार था। अब इसमें एक सिचुएशन हम लें कि L की वैल्यू बहुत कम है R से, उस केस में अगेन हम लोग पिछली बार की तरह निगलेक्ट करेंगे, वी विल गेट 1/4πε0 P अपॉन में R³, ये फॉर्मूला मिलेगा। दोनों को अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज कंपेयर करें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सियल वाला और इक्वेटोरियल वाला कंपेयर कौन सा केस कर रहे हैं, जब L वेरी वेरी लेस देन R है, यही वाले केस को कंपेयर करना, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो वो होगा एक्सियल एक्चुअली ट्वाइस होता है इक्वेटोरियल का, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड कीप इन माइंड, ओके। नेक्स्ट हमारा अगेन एक स्टार टॉपिक है, अगेन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो नहीं आया तो चांसेस है कि ये क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन आ जाएगा। टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना टॉर्क लगेगा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। एक और टॉपिक होता है नॉन यूनिफॉर्म, विच इज नॉट इन आवर सिलेबस इन डिटेल, तो उस पर ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक है। हमारे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रिक है, ब्लू कलर की जो हमने लाइन बनाई, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इधर की तरफ जा रही है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज ये डाइपोल सिस्टम रखा हुआ है प्लस, और ये रखा है माइनस। प्लस के ऊपर हमें पता है कि अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बताया है ऊपर, हमने पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में होती है, ये ध्यान में रखना है। अगर हमने ऊपर नहीं मेंशन किया है तो अभी देख लें, पॉजिटिव से नेगेटिव के अलोंग होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है तो नेगेटिव की तरफ जाएगा, मतलब उस पर फोर्स राइट की तरफ लगेगा। और अगर इस तरफ पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाले के ऊपर फोर्स इस तरफ लगेगा, ठीक है, पॉजिटिव के अलोंग। यानी कि नेगेटिव वाला चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स फील करता है, और एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग फोर्स फील करता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, ठीक है। तो फोर्स कितना होगा, सेम चार्ज है Q और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जितना फोर्स इस पे लगेगा उतना ही इस पे लगेगा, डायरेक्शन अलग होगी। इस पे Q ही लगा, इस पे माइनस Q ही लगा, माइनस मतलब इधर की तरफ लगा, प्लस Q ही इधर की तरफ लगा। तो अगर दो फोर्स, एक ये है 2L लेंथ है इसकी, और दो फोर्स लग रहे हैं, एक इधर लग रहे हैं, एक इधर लग रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली घूम जाएगा, ठीक है, जैसे स्टीयरिंग घूम जाती है। तो इस पे एक टॉर्क लगेगा, घूमने पे टॉर्क लगता है, और टॉर्क का फॉर्मूला होता है कितना है, फोर्स इंटू फोर्स आर्म परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और यहाँ पे अगर मैं इस बेस को पूरा करके एक ट्रायंगल बनाऊं,
थीटा कौन है यहाँ पे वो भी ध्यान में रखना है। थीटा हमारा एंगल है डाइपोल मोमेंट का और इलेक्ट्रिक फील्ड का। डाइपोल मोमेंट किधर है, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये हो गया हमारा डाइपोल मोमेंट, ये हो गई फील्ड, इनके बीच का एंगल ये दिख रहा है हमें थीटा। इस पे मैं स्ट्रेस दे दूं, हर फॉर्मूले में थीटा कौन है, चाहे वो ये चैप्टर हो, चाहे मैग्नेटिक वाला, चाहे कोई और चैप्टर, बच्चों को थीटा बड़ा कंफ्यूज करता है। स्ट्रेस देके फॉर्मूला याद करते टाइम इस पे बहुत स्ट्रेस देना है कि थीटा कौन है, वही भूल जाता है और बहुत प्रॉब्लम कर देता है। तो थीटा कौन है इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है हमें, ठीक है। तो एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है थीटा, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। अब नेगेटिव से पॉजिटिव हमने जैसा मेंशन किया, ये हमारा डाइपोल मोमेंट हो गया और इधर फील्ड है तो ये एंगल थीटा हो गया। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, ये तो सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री, ये 2l है और अगर ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये भी थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर दूरी हो जाएगी हमारी कितनी, हमारी हो जाएगी ये 2l साइन थीटा, ठीक है। तो फोर्स हमारा हो गया क्यू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 2l साइन थीटा, प्रोडक्ट कर लेते हैं, क्यू इंटू 2l को हम लोग पी बोल देते हैं डाइपोल मोमेंट, पी ई साइन थीटा, और पी साइन थीटा को हम पी क्रॉस ई कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि थीटा एक्चुअली इन्हीं दोनों के बीच का एंगल है, तो क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई, ये हमें मिल गया। मिनिमम टॉर्क की बात करें, थीटा 0 हो, 1 या पाई हो, साइन उसमें 0 होता है, साइन 0 होता है, तो उस केस में टाउ मिनिमम मिल जाएगा। मैक्सिमम टॉर्क की बात करें, साइन अगर हम लोग रख दें कितना, पाई बाई 2 विच इज 1, साइन 90 हमारा 1 होता है, तो टाउ मैक्स हमारा हो जाएगा पी, ये हमारा मैक्सिमम टॉर्क हो गया। तो मिनिमम और मैक्सिमम दो टॉर्क का हम ध्यान रखेंगे। वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, अगर हम बात करें कितना वर्क डन लगेगा, तो उसका फॉर्मूला हमें ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है, मगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे नज़र में टॉर्क वाला फॉर्मूला रहेगा, ओके। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या है, पी इंटू ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, जहाँ थीटा 1 से थीटा 2 एंगल पे इसको रोटेट किया गया है, रोटेटिंग फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, थीटा हमने एंगल ऊपर ही डिस्कस कर लिया क्या है, तो पी कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, दैट्स अनदर फॉर्मूला। अब हम लोग बढ़ते हैं गॉस लॉ की तरफ, और उसको समझने से पहले हमें जानना होगा एरिया वेक्टर के कंसेप्ट को, ठीक है। एरिया वेक्टर बेसिकली मैग्नीट्यूड उसका एरिया ही के बराबर होगा, कोई ऐसे फ्लैट सरफेस है तो उसका कितना एरिया है वही हमारा उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा एरिया वेक्टर, और उसका डायरेक्शन जो है वो एरिया के परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल टू द एरिया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसको रिप्रेजेंट कैसे, फॉर एग्जांपल डेल्टा एस वेक्टर से हमने रिप्रेजेंट किया, तो इसमें डेल्टा एस उसका मैग्नीट्यूड होगा और एन कैप जो कि इसके परपेंडिकुलर अलोंग है, ये हमारी डायरेक्शन हो जाएगी। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एरिया वेक्टर, ठीक है। तो जैसे अगर ये कंप्यूटर स्क्रीन है जिसपे मोबाइल स्क्रीन व्हाटएवर यू आर वाचिंग मी, तो उससे जो ऐसे किरणें जो उससे परपेंडिकुलर निकल रही हैं, वो जो डायरेक्शन है वो उसके एरिया में, मोबाइल का जो भी एरिया है वो आपका एरिया हो गया, और उससे जो परपेंडिकुलर आपकी आंखों की तरफ रेज आ रही है वो उसके वेक्टर हो गया। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ एरिया वेक्टर। अब इसी का यूज करते हुए हम लोग टर्म को डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, किसी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, ज्यादा पास हो रही है फ्लक्स ज्यादा होगा, कम पास हो रही है कम होगा। और ये पास कैसी होनी चाहिए, नॉर्मली, पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है, हमें ध्यान में रखना है। अभी हम इसके केसेस पे बात करेंगे, नॉर्मली का मीनिंग क्या है उस पर भी बात करेंगे। एसआई यूनिट इसकी कितनी होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इंपॉर्टेंट है। जूल मीटर कूलम इनवर्स भी लिखा जा सकता है, या वोल्ट मीटर वाली यूनिट को मैं स्ट्रेस दूंगा, इसको ध्यान में रखना है, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज कर जाते हैं, कहीं ये इस यूनिट में मेंशन है तो वो हमारा फ्लक्स ही है, वोल्ट मीटर और न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम, ये वाला भी हमारा इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं बीच वाला, ठीक है। अब अगर हम केस की बात करें तो पहला केस हम लेते हैं। पहले केस में हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा एरिया है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके एकदम परपेंडिकुलर जा रही है। तो अगर उसके परपेंडिकुलर जा रही है तो एरिया वेक्टर हमारा कैसा होगा, एरिया वेक्टर होता ही परपेंडिकुलर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर जा रही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0। ऑब्वियसली एरिया हमारा ये रहा, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है यानी एन कैप, ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान के चल रहे हैं उसी के नॉर्मल जा रही है। तो पासिंग नॉर्मली वाला केस जो है वो उसको फॉलो कर रही है कि भाई नॉर्मल पास कर रही है, तो थीटा हमारा इसमें 0, थीटा से हमें कोई मतलब नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो और एरिया ले लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हमें फ्लक्स मिल जाएगा। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमने कहा कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो किसी एरिया से पास हो रही है वो फ्लक्स है। अब अगर हम एरिया बढ़ा देंगे तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, मतलब फ्लक्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू एरिया। और अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा देंगे तो फील्ड बढ़ाने का मतलब ही होता है कि कम एरिया में ज्यादा लाइन्स आ जाए, इसका मतलब है कि तगड़ी फील्ड है, तो फील्ड बढ़ाने पे भी फ्लक्स बढ़ेगा।
तो फ्लक्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू बोथ, तो फाई इक्वल टू ई इंटू एस, दोनों बढ़ाने पे बढ़ जाएगा। तो ये कॉमन सेंस से भी समझ में आ रहा है। थीटा ध्यान में रखना है, एरिया वेक्टर एन कैप और ई के बीच का एंगल है, मैंने अभी यहाँ मेंशन भी किया, ये है एन कैप और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच का एंगल है। थीटा 0 है तो इस केस में कुछ नहीं करना है, सिंपल ई और एस को मल्टीप्लाई करना है। फिर से मेंशन कर दूं थीटा 0 क्यों है, ये हमारा एरिया है, इसका वेक्टर ऐसे रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी के अलोंग जा रही है, यानी एरिया के नॉर्मल जा रही है लेकिन एरिया वेक्टर से 0 एंगल बना के। और हमें एंगल कौन सा लेना है, एरिया से एंगल नहीं लेना है, हमें एरिया के वेक्टर से एंगल लेना है। तो 0 है तो हमारा सिंपल ई इंटू एस होगा। लेकिन मान के चलें कि अगर सेकेंड केस में 0 नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली नहीं किसी रैंडम पे जा रही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम एक ऐसा कॉम्पोनेंट लेंगे जो इसके नॉर्मल जा रही है, तो वो हो जाएगा ई कॉस थीटा। भाई अगर ये ई जा रहा है तो उसका एक कंपोनेंट नॉर्मल के अलोंग, एरिया के नॉर्मल के अलोंग कितना हो जाएगा, इट विल बी ई कॉस थीटा। तो फॉर्मूला ई इंटू एस नहीं, ई इंटू एस कॉस थीटा होगा। और बिकॉज ई एस कॉस थीटा है तो इसको हम ई डॉट एस भी लिख सकते हैं वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगा के। तो ये हमारा हो गया फ्लक्स का ओवरऑल आइडिया। अगर मान लें हमारा ये फ्लैट सरफेस नहीं है, पूरा एक उबड़ खाबड़ सरफेस है जहाँ पे हमें नेट फ्लक्स निकालना है, तो उस केस में इंटीग्रेशन भी करना पड़ सकता है। क्लोज पूरे सरफेस पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, ई डॉट डी एस। डी एस हमारा छोटा सा एरिया एलिमेंट है, जैसे एक ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सरफेस है जिसका हमें एरिया डायरेक्टली नहीं पता। तो व्हाट वी कैन डू छोटा सा एक एलिमेंट ले लें यहाँ पे डी एस, इलेक्ट्रिक फील्ड उससे ऐसे जा रही होगी, वेट अ सेकेंड, हाँ ऐसे परपेंडिकुलर जा रही होगी, और उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में ds किया तो ये छोटे से एरिया से फ्लक्स निकल गया, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी हम लोग ध्यान में रखेंगे इंटीग्रेट करने वाला। अब गॉस थ्योरम की हम बात करें तो गॉस थ्योरम क्या स्टेट करता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है। गॉस थ्योरम हमें ये कहता है कि जो नेट फ्लक्स निकल रहा है किसी भी एरिया से, इट इज एक्चुअली इक्वल टू, मतलब फ्लक्स को हम लोग इतना ऊपर इतना से फील्ड ले रहे हैं, एरिया ले रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। गॉस ने बहुत सिंपल बात कह दी, क्या कहा उन्होंने कहा जो भी फ्लक्स निकलेगा वो चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, दैट्स ऑल, सिंपल। लेकिन चार्ज में यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच है जो अभी एग्जांपल से समझाएंगे। चार्ज जो है वो टोटल इनक्लोज चार्ज होना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी इनक्लोज चार्ज, ठीक है। और इनक्लोज कहाँ पे, कोई एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, जिस भी एक सरफेस की आप बात कर रहे हो कि भाई ये एक सरफेस है, इससे कितना फ्लक्स निकल रहा है बताओ, तो वो जो सरफेस है वो रियल भी हो सकता है, आपके इमेजिनेशन भी हो सकती है, वो कोई भी एक सरफेस है, इससे कितना फ्लक्स निकल रहा है, जो भी वो सरफेस है उसको गॉसियन सरफेस कहेंगे। पहली बात, उस गॉसियन सरफेस में जो टोटल इनक्लोज चार्ज है उसको इस फॉर्मूले में डालना है। तो गॉस थ्योरम क्या कहता है, जो नेट फ्लक्स होगा किसी उस सरफेस से जो कि रियल में भी है या इमेजिनेशन में है, आपने एक ऐसे हाथ घुमाया बोला कि ये सरफेस बन गया, इससे बताओ कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो मैं कहूंगा ये जो सरफेस आपने बनाया इसमें कितना चार्ज है इनक्लोज, आप बताओगे क्यू चार्ज इनक्लोज है, मैं कहूंगा फ्लक्स इसका सिंपल हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट आपको ऑलरेडी पता है, उसकी वैल्यू भी पता है 8.85 10⁻⁻12 ऊपर ही बताया, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लक्स निकालने का दो तरीका, ये वाला तरीका तो हमने ऊपर देखा ही कि भाई फील्ड और एरिया को डॉट प्रोडक्ट लेने पे आता है और इंटीग्रेट करेंगे, अगर वो एरिया हमें ठीक से पता नहीं है तो टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे। बट उसका सिंपल तरीका क्या है, चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इनक्लोज को इतना मैंने स्ट्रेस दिया तो एक एग्जाम्पल भी समझते हैं। सपोज करो ये एक कंडीशन बनी है, यहाँ पे +5 कूलम भी दिख रहा है, -2 कूलम भी दिख रहा है और +3 कूलम भी दिख रहा है, लेकिन ये जो मैं ट्रेस कर रहा हूँ ना, ये वाला एरिया, इस एरिया को हमने गॉसियन माना है, मतलब इसी एरिया से हमें टोटल फ्लक्स निकालना है। तो हमें ये +5 क्यों मैटर करता है, -2 क्यों मैटर करता है, लेकिन हम लोग इग्नोर कर देंगे इस 3 माइक्रो कूलम को, वी विल सिंपली इग्नोर इट, हमारे किसी काम का ये नहीं है, ठीक है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, +5 - 2, यानी कि +5 - 2 3 माइक्रो कूलम। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, φe इक्वल टू हमारा हो जाएगा चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट विच इज 3 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डालेंगे, माइक्रो कूलम की रखेंगे, एसआई यूनिट में हमारा फ्लक्स का आंसर आ जाएगा। फ्लक्स की यूनिट ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। तो यहाँ पे +3 माइक्रो कूलम हमारे किसी काम का नहीं है, इसको इग्नोर करें क्योंकि वो इनक्लोज्ड नहीं है, तो हमें सिर्फ इनक्लोज चार्ज को लेना है। अब एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पे बात कर लेते हैं, यही हमारा लास्ट का टॉपिक है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम की हम बात करेंगे तो पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज वायर। क्या है, बड़ा लंबा नाम हो गया, ये इनफाइनाइट लॉन्ग है, बहुत लंबा सा एक इनफाइनाइट लॉन्ग है और यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसमें पूरा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है,
ठीक है। तो अगर ये लेंथ में भरा है तो हम एक लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा ले लेते हैं। यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज थ्रू आउट लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब पर यूनिट लेंथ में जो चार्ज है लैम्डा कितना हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, वो लैम्डा है। ठीक है। अब हमने एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल माना। गॉसियन सरफेस हमें अपने हिसाब से लेना रहता है, इस तरीके का लेना रहता है जो हमारे कैलकुलेशन को ईजी करे। लेंथ में है तो गॉसियन सरफेस हमें सिलेंड्रिकल लेना होगा। ऑब्वियसली यहाँ से कोई फील्ड नहीं निकल रही, ये चार्ज है तो चार्ज से फील्ड ऐसे आउटवर्ड निकलेगी, ऐसे नहीं निकल सकती फील्ड। ठीक है। तो चार्ज हमारी फील्ड हमारी इस तरीके से निकल रही है। ठीक है, एक बात हो गई। अगर फील्ड इस तरीके से हमारी निकल रही है और ये जो हमारा सिलेंडर इसका इससे जो एरिया वेक्टर हम बनाएंगे वो भी ऑब्वियसली ऐसे ही रहेगा, तो थीटा हमें 0 हो गया, ये हम ध्यान में रखेंगे। अब अगर हम गॉस लॉ का यूज करें तो टोटल फ्लक्स हमें पता है चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है। हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी सारी दूरी हमने पूरी एक फिक्स दूरी ली है r, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे हमने एक कांस्टेंट दूरी पे ले रखी है। ठीक है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमने ऑब्वियसली पूरा एक यूनिफॉर्म सा एरिया हमने लिया है, सारी डिस्टेंस यूनिफॉर्म लिए, तो फील्ड यहाँ पे हर पॉइंट पे एक जैसी होगी, हम दूरी को नहीं चेंज कर रहे हैं। तो ई को हमने इंटीग्रेशन के बाहर निकाला और ds को जब इंटीग्रेट किया तो पूरा एरिया हमारा आ गया कर्व सरफेस एरिया CSA। बचपन में पढ़ा होगा सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RL होता है, जहाँ पे L क्या है, इसकी लेंथ को हमने सिलेंडर की L माना हुआ है। ठीक है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया 2 पाई RL। तो ये तो हमने इधर का पोर्शन सॉल्व कर लिया। व्हाट अबाउट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट? हमको पता है कि लैम्डा हमारा होता है Q बाई L, चार्ज अपॉन लेंथ। तो यहाँ से चार्ज हमारा कितना होगा, लैम्डा इंटू एल, इसको डाल देंगे यहाँ पे, तो लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो गया हमारा। ठीक है। तो अब क्या किया, CSA को 2 पाई RL हमने बोला ही है, इसको मैं अलग भी मेंशन कर देता हूँ। कर्व सरफेस एरिया जो कि ये साइड का पूरा एरिया होता है, ये कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का 2 पाई RL होता है, R रेडियस है सिलेंडर का, L हाइट है सिलेंडर की। ठीक है। 2 पाई RH होता है एक्चुअली, यहाँ L बोल रहे हैं। अब ये L कट गया। ठीक है। एल को, हाँ यहाँ लैम्डा एल हमने डाला था, एल कट गया, ये और ये हमें मिला क्या, ट्रांसफर करने पे फील्ड का फॉर्मूला हो गया लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन। बोर्ड्स में ये पूछा हुआ कई बार का सवाल है, तो आई विल मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला भी और अगला टॉपिक भी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए भी, डेरिवेशन के लिए भी इसको ध्यान में रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन फाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इसका डेरिवेशन भी आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। इफ़ यू वांट कि मैं इस पर कुछ डेरिवेशन जिसमें मैंने नहीं डिस्कस किया उस पर एक डिटेल वीडियो बनाए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमें याद रखना है। कई केसेस हम एक एक करके बात कर लेते हैं। तो ये एक थिन शीट ऑफ चार्ज है, दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों तरफ फील्ड निकल रही है, तो इसका नेट फील्ड हो जाएगी फॉर एनी इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक है। इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ठीक है, उसमें होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर हम चार्ज कंडक्टिंग शीट की बात करें, फॉर अ चार्ज कंडक्टिंग शीट, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वर्ड का ध्यान हमें रखना है और इसके डेरिवेशन का भी ध्यान रखना है। इसी के अलावा अगर कहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेन शीट, एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज पैरेलल शीट। ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसा, इसमें केस है, ये एक पॉजिटिव है और एक और शीट रखी है नेगेटिव। ठीक है, अपोजिटली चार्ज, इसके 3 एरिया बीच में, इधर और इधर, दो, हर जगह हम लोग फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद रखेंगे। तो बीच में जो फॉर्मूला होगा वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, और दोनों एरिया जो बीच के अलावा यहाँ पे इधर और इधर है, आउटसाइड वाला, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, कैंसिल कर जाएगी। डेरिवेशन इसका भी इंपॉर्टेंट है, तो अगेन आई विल मार्क इट इंपॉर्टेंट, ध्यान में इसको रखना है। एप्लीकेशन के वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट मैंने मार्क किए, क्योंकि किसी में से भी क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल भी, डेरिवेशन भी। ओके। अब लास्ट हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एप्लीकेशन का ही चौथा, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन चार्ज स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r। ठीक है। तो एक शेल हमने ये बना रखा है, इसका रेडियस हमने r है, इस पे इसके ऊपर चार्ज कितना है q। ठीक है। तो ये डायग्राम अगर हम याद करें तो फॉर्मूला ऑलरेडी याद हो जाएगा। डायग्राम क्या बता रहा, इंटीरियर में कोई फील्ड नहीं, यहाँ पे मैंने ये डॉटेड लाइन बनाई, मतलब यहाँ पे कोई डेटा नहीं है। फील्ड यहाँ पे कितनी, इंटीरियर में, स्फीयर के इंटीरियर में 0 है। स्फीयर के जो सरफेस है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे मैक्सिमम होगी, और वो मैक्सिमम कितनी होगी वो भी मैं बता देता हूँ, अभी फॉर्मूला दिखा भी दूंगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में कैपिटल R स्क्वायर, ये हमारी मैक्सिमम फील्ड होगी सरफेस पे। और फिर जैसे जैसे बाहर जाएंगे वो 1/r स्क्वायर से फॉल करती जाएगी, और उसका फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, इस बार कैपिटल नहीं स्मॉल r स्क्वायर, और r बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे तो फील्ड घटती चली जाएगी।
तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं इसके एक एक करके तीनों केसेस पे, जो हमने ग्राफ में तो डिस्कस ही कर लिया है। एट अ पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, पहले इनसाइड अगर हम बात करेंगे तो उसके डेरिवेशन में मैं हिंट कर दे रहा हूँ कि आपको एक गॉसियन सरफेस लेना होता है। इस गॉसियन सरफेस के अंदर, बिकॉज सारा चार्ज तो बाहर है, शेल के ऊपर है, तो गॉसियन सरफेस में कोई चार्ज नहीं मिलेगा। तो जब गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी, ठीक है। अब ये सेकेंड चैप्टर का खेल है। मैं यहाँ पे कुछ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मेंशन करता हूँ। ऑल्दो इंटीरियर में फील्ड जीरो है, लेकिन पोटेंशियल क्या जीरो है? एक्चुअल में नहीं है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इफ यू नो द आंसर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के बावजूद पोटेंशियल इज नॉट जीरो, ठीक है, इंटीरियर में। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग, मैं एक आइडिया मन में छोड़ देता हूँ कि फील्ड जीरो हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि पोटेंशियल जीरो। ऑल्दो ये इस चैप्टर का बिल्कुल नहीं है, मगर जो पढ़ चुका है उसको ये क्वेश्चन में ये एक दे रहा हूँ, एक ब्रेन टीजर दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी तो पोटेंशियल होना होगा, तब तो चलो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, उसके बाद भी क्या पोटेंशियल हो सकता है? जवाब है हाँ। क्यों, कैसे? लेट मी नो इन द कमेंट, ओके। और अगर नहीं पता है तो वो मुझसे पूछो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर, ओके। सो एट अ पॉइंट इनसाइड द स्फीयर हमने कहा कि चार्ज हमारा जीरो है तो फील्ड जीरो होगी। गॉस लॉ लगाएंगे, इसका भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखना है हमें। अभी यहाँ पे की टेक अवे क्या है कि भाई इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, दैट्स ऑल। डेरिवेशन पे मैं इसके बात नहीं कर रहा हूँ। एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस, सरफेस की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे गॉस लॉ अगर हम अप्लाई करें, या एक ही मिनट लगेगा, इसका डेरिवेशन देख ही लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय कितना होता है? चार्ज, सॉरी एरिया। फ्लक्स कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया, 4πr²। और ये या हाँ ठीक है, r², ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। जब चार्ज ही जीरो है तो ये पूरा जीरो हो गया, तो ट्रांसफर करेंगे फील्ड जीरो आ गया। इतना सा डेरिवेशन है इसका, ठीक है। इसका डेरिवेशन मैंने प्रॉपर लिखा है, एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस। सरफेस पे अगर हम बात करेंगे तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया। एरिया कितना है? 4πR²। और ये होगा चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सरफेस पे चार्ज हमें पता है क्यू है, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ट्रांसफर किया 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन में r²। याद रखना है ये मैक्सिमम वैल्यू है। इंटीरियर में तो जीरो है, और बाहर जैसे जैसे जाएंगे 1/r² से घटता जाएगा, तो मैक्सिमम ये वाला है। आउटसाइड पॉइंट की बात करेंगे तो आउटसाइड के लिए हमें फिर से एक बाहर एक गॉसियन सरफेस लेना होगा। इसमें टोटल इनक्लोज चार्ज अगेन क्यों आएगा, और इस बार दूरी स्मॉल आर होगी, तो एरिया हो जाएगा E इंटू 4πr², बड़ा है इस बार, स्मॉल आर स्क्वायर होगा, और ये इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आएगी 1/4πε0 क्यू अपॉन में r²। तो ये हमारा हो गया फाइनल फॉर्मूला। तो बस यही है पूरा ओवरऑल फुल चैप्टर नंबर 1। आई होप यू एंजॉयड इट, कंप्लीटली समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस चैप्टर, और इफ यू वांट me to make any video on any other chapter, let me know in the comment section. I'll be waiting for you, I'll respond it. So don't forget to like it, share it, subscribe it. I'll really appreciate it. Thank you.